नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज ये दूसरा दिन है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग आयोजित हुई है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सीएम योगी भी शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। विकसित भारत 2047 के लिए समावेश मानव विकास विषय पर केंद्रित इस मीटिंग में मानव विकास, सुशासन और जन भागीदारी को विकास की आधारशिला बनाने पर मंथन हुआ। टीवी स्क्रीन पर यह हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। दो पहली तस्वीर देखिए, नीति आयोग की मीटिंग की है, और दूसरी तस्वीर जो है पीएम मोदी से मुलाकात की है, जहां पर सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर रिकॉर्ड 12 सालों के कार्यकाल को लेकर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, और इसी कड़ी में जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल ने आज लखनऊ वो पहुंचे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का दौरा किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व, सुशासन, विकसित भारत 2047 के संकल्प का उल्लेख करते हुए बीजेपी की वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही है। श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। 55 वर्ष बेदाग देश की सेवा, राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित, चाहे वो सामाजिक काम हो, राजनीतिक काम हो, गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते 13 साल सेवा देने की बात हो, केंद्र में 12 वर्ष सफलतापूर्वक कल्याण के कार्यों से लोगों के बीच अपने कर्तृत्व से, अपने कामों से लोगों का दिल जीतना, शायद आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जो आज माननीय प्रधानमंत्री उभर के आए हैं, भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक एक साथ 3 चुनाव में जीतकर आज 4400 दिन पूरे हो गए, जो इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल कोई चुने हुए प्रधानमंत्री का रहा है। 12 वर्ष सुशासन के, 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण के, और मैं मानता हूं कि उनके नेतृत्व में माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रेरणा से, दीनदयाल उपाध्याय जी के दिखाए हुए रास्ते अंत्योदय पर, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से देश को सुशासन, हम उनका जन्मदिन भी 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं, इन तीनों महानुभाव जिनके जीवन पर ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इनकी प्रेरणा पर चल रहा है। हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य है कि तीनों नेताओं ने, तीनों महापुरुषों ने हम सबको मार्ग दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 12 सालों के कार्यकाल को कंप्लीट कर लिया, जिसे लेकर बीजेपी ने उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना शुरू कर दिया है। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में जमकर तारीफ भी की जा रही है, और ऐसे में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और ओपी राजभर ने भी पीएम मोदी के कार्यकाल की जमकर तारीफ की है। भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था, डूबता हुआ पहचान को फिर से विश्व गुरु बनाने, भारत को सशक्त बनाने, आत्मनिर्भर बनाने, विकसित बनाने को काम किया। हर क्षेत्र में महिला और नौजवान किसान को हम अपने मत्स्य मंत्रालय की बात करें, मत्स्य मंत्रालय लेकर के 61,000 करोड़ लेकर निषादों के लिए जो अंग्रेजों मुगलों से लड़े उनके लिए किया। कोई ऐसा सेक्टर नहीं बाकी होगा जिसमें विकास 2014 से पहले क्या था, 2000 आज की सबसे अधिक कार्यकाल पूरा करने को उन्होंने बधाई देते हैं। आज के दिन में उसी तरीके से जैसे त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, और देखो राम ने सबरी का बेर खाया और जाके रावण को खत्म किया। इस युग में निषाद राज के वंशज के बेटे को गले लगाया, एक निषाद के घर चाय पिया, भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगाया, 56 फुट की मूर्ति लगाई।
लिखा दिया, राम मंदिर बनाए, धारा 370 खत्म किया, महिलाओं को आरक्षण। ये क्या है? ये तभी संभव है हर जाति हर धर्म का इसकी नीयत है। पहले की नीयत खराब थी, एक अनाज गोदामों में सब रहा था। कौन थे वो लोग? देश को आजाद कराने वाले बड़े भूमिहीन लोग थे। अनाज देना, मकान देना, इलाज देना, ये तब संभव है कि तो अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के जीवन में उजाला आए, उनके विकास आए, ये मोदी है। देखिए 12 साल बेमिसाल, 12 साल में जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, चाहे आप रेल की कनेक्टिविटी आप देखिए, चाहे आप एयर कनेक्टिविटी देखिए, चाहे सड़क की कनेक्टिविटी, आज पूरे देश में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। जो गरीबों के पेंशन के पैसे होते थे उसको भी बीच में बिचौलिए लूट लेते थे, उस पर भी विराम लगाने का काम किया। जो लीकेज था उस पर फेविकोल लगा के सटा दिया, अब वो भी बंद हो गया। अब सीधे खाते से खाते पैसा जा रहा है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे पेंशन की दिव्यांग पेंशन हो, किसान पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, कोई किसी तरह का हो, सब सीधे खाते में जा रहा है। तो अब जो विकास का काम हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने सबको एक दिशा दिया, एक मार्गदर्शन दिया कि देश सर्वोपरि है, उसके बाद तब पार्टी है। देश रहेगा तभी पार्टी चलेगी, देश नहीं रहेगा तो पार्टी नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 सालों में भारत ने विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, यह कहना है सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव का। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश में आधारभूत संरचना, डिजिटल सेवाओं, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। यह केवल एक सरकार के कार्यकाल का पड़ाव नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण की एक ऐतिहासिक यात्रा है। इन 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, बुनियादी ढांचे और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। आज भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की आवाज़ पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हुई है। गरीब किसान, युवा, महिला और वंचित वर्ग के उत्थान को केंद्र में रखकर चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। देश ने तेज गति से हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरपोर्ट और डिजिटल नेटवर्क का विस्तार देखा है, जो विकसित भारत की मजबूत नींव बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आज आत्मविश्वास के साथ विश्व मंच पर खड़ा है। यह 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य, संकल्प और सपनों का भी उत्सव है। सांसद मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने निर्माण कार्य को देखा है। इस दौरान ओवरब्रिज के बारे में जानकारी ली है और सांसदों ने यह भी बताया कि रेलवे स्टेशन पर जो निर्माण कार्य चल रहा है वो 2027 में मई जून तक कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कार्य की प्रगति जो है वो बीते कुछ दिनों से काफ़ी धीमी रही है और अब ये सही चल रही है। मुझे लगता है कि इस समय से काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वहीं सांसद ने यह भी कहा कि कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन बंद होने को लेकर लोगों को भ्रम नहीं पालना चाहिए। कालिंदी एक्सप्रेस बंद होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का काम है सुझाव देना। उन्होंने ये भी कहा कि कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन इकलौती ट्रेन है और इससे उसका संचालन फर्रुखाबाद से ही होता था। उन्होंने ये भी कहा कि कानपुर की तरफ अगर कहीं काम हो रहा है या होगा तो ट्रेन फर्रुखाबाद से दिल्ली के लिए चलेंगी। देखिए, कालिंदी ट्रेन के लिए मुझे लगता है कि फर्रुखाबाद के लोगों को ये भ्रम नहीं पालना चाहिए, बंद होगी। ये जरूर है कि शासन को रिपोर्ट गई होगी कि यदि यहाँ पर आगे लाइन कानपुर में जो है बाधित होगी तो उसके लिए उसका विकल्प क्या है। तो लोगों ने कहा होगा उसको टूंडला से सुखोवाबाद से सीधा इटावा वैसे घुमा दिया जाए। अधिकारियों का काम है सुझाव देना जब बंद होगी। लेकिन हम सबका मानना है कि फर्रुखाबाद कालिंदी ट्रेन जो है वो इकलौती ट्रेन है और पहले फर्रुखाबाद से संचालित होती रही है। तो फर्रुखाबाद से संचालित होती रही उस चीज को हम लोगों ने पहले कानपुर से प्रयागराज तक बढ़वाया। अब नहीं है, उधर रास्ता रूट सही नहीं है तो फर्रुखाबाद से चलेगी। अब एक समस्या आती, पिट लाइन सिट लाइन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो क्लीन होना और मरम्मत होना वो प्रयागराज स्टेशन पर होती थी।
हमारी जो भिवानी में जो है पिटलाइन सिटलाइन जो है वो 15 डिब्बा की है, तो वहाँ हो नहीं सकती है। तो इसलिए फर्रुखाबाद में होना है तो अब देख रहे कासगंज में भी पिटलाइन सिटलाइन है, या यहाँ पर वैकल्पिक रूप से कोई व्यवस्था कराई जाए जो यहाँ पर बन जाए। इसके लिए मैं बराबर प्रयासरत हूँ। कानपुर शहर में लगभग 1500 नाले बहते हैं और बरसात से पहले नालों की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। ये नाले कितने साफ हुए और उस पर महापौर ने नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त, जोनल अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बकायदा मीटिंग की है। अधिकारियों ने शहर के छोटे और बड़े नालों की 80% सफाई करवाने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा कि 15 दिनों के अंदर 100% नाले साफ हो जाएंगे। वहीं अधिकारियों ने नाला सफाई के दावों को झुठलाते हुए महापौर ने कहा है कि अब वो खुद नालों का निरीक्षण करेंगी और इसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। जनता नाला सफाई को लेकर लगातार उनके फोन पर शिकायतें भी कर रही हैं। तो वहाँ मेरे को बहुत फोन आता था नाले के सिल्ट के लिए और नाले की सफाई के लिए। तो मैं पर्सनली वहाँ से आई थी। मैं 9 तारीख को यहाँ बैठक किया। इन लोगों ने बोला कहीं 70% नाला साफ है, कहीं 80%। तो मैंने इनसे बोला था कि मैं फिर आऊँगी तो सीधे मैं नाला देखने जाऊँगी। आज मैं बांसमंडी नाला देखने गई। न स्वास्थ्य विभाग का नाला साफ है, न इंजीनियरिंग विभाग का। तो आज फिर मैं नगर आयुक्त से कहूँगी कि अभी मैंने एक जोन देखा है, अब इसके बाद मैं फिर आऊँगी तो फिर मैं हर जोन में जब तक मैं देखूंगी नहीं तब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी कि नाला साफ। कानपुर देहात में सपा ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक और किसानों की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां हजारों सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। इस दौरान पुलिस और सपाइयों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली है। उधर प्रशासन ने प्रदर्शन को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। एडीएम प्रशासन ने कहा कि प्रदर्शन की पूर्व परमिशन ये नहीं दी गई थी, अनुमति नहीं थी और ऐसे में आयोजकों को नोटिस जारी कर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज आप लोगों ने देखा होगा भाजपा को हटाएंगे। समाजवादी लोगों ने देखा कि ये भाजपा सरकार तो युवाओं को रोजगार ही नहीं दे रही। डीजल, पेट्रोल, गैस के लगातार दाम बढ़ रहे हैं और आपने देखा होगा कि ये हर किसी का जरा के बहाने से एनकाउंटर करने का काम करते हैं, बिल्डोजर चलाने का काम करते हैं और लगातार महंगाई बढ़ रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी के और यहाँ की सम्मानित जनता ने ठान लिया है कि भाजपा हटाएंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आरक्षण में जो लूट हुई है, पीडीए के लोगों के साथ जो आरक्षण में नौकरी में जो लूट की गई है और जो रसोई गैस की बढ़ी कीमत है, डीजल पेट्रोल में जो रेट बढ़ाए हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, 69,000 शिक्षकों के साथ जो जास्ती की गई है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी कानपुर देहात के साथियों द्वारा विरोध दर्ज कराया गया है। उनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। मुख्यतः उनके द्वारा महंगाई और इन सब मुद्दों को लेकर के अपना ज्ञापन दिया गया है। इसके संबंध में जो जहाँ पर सक्षम है सर, वहाँ पे इस ज्ञापन को हम लोग रिसीव कर रहे हैं। अच्छा सर, इसकी प्रदर्शन की परमिशन थी? परमिशन इनके द्वारा ली नहीं गई थी। इसके लिए इनको नोटिस जारी की जाएगी और इनका कार्रवाई। सहारनपुर में होटल्स, रेस्टोरेंट, बार और साथ ही बैंकेट हॉल एसोसिएशन की ओर से आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने कहा है कि सभी होटल्स, रेस्टोरेंट, बार और बैंकेट हॉल मालिकों को शासन की ओर से निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों का कड़ाई से पालन यह करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी जगहों पर जन सामान्य का निरंतर आवागमन बना रहता है, इसलिए अग्नि सुरक्षा मानकों को 100% पालन इसका होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ लाइसेंस निरस्त करने सहित कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है। यहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती के रूप में त्रिवेणी संगम है, जिसमें रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं बाढ़ आपदा पर आधारित राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन यह किया गया है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना हमेशा समझदारी का काम है। इससे जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय हो सकता है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अधिकारियों ने इस बात को समझा और गुरुवार को बचाव और राहत एजेंसियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल की। अभ्यास में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ स्थानीय एजेंसियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नावों, लाइफ जैकेट और दूसरे आपातकालीन उपकरणों का इस्तेमाल किया। ये जो मॉक ड्रिल आज है वो उसमें बोट कैप्साइज का इवेंट है। किस तरह से अगर बोट पलटने की कोई सूचना हमें प्राप्त होती है तो कितनी जल्दी हमारे रिस्पांस एजेंसीज अलर्ट होकर के उसको करते हैं और डूबते हुए व्यक्ति को किस प्रकार से बचाया जाएगा, जल्दी से जल्दी कैसे उसको सीपीआर दिया जाएगा और फिर त्वरित इलाज के लिए भेजेंगे, उसके ऊपर। बारिश के दिनों में प्रयागराज के कुछ तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा रहता है। मानसून के दौरान यहाँ अक्सर पानी भर जाता है। बारिश से पहले बाढ़ जैसी संभावित स्थिति से निपटने के लिए एजेंसियों को तैयार करने के मकसद से ये ड्रिल की गई। सहारनपुर में रामपुर मनीहारण कस्बे के चौराहे पर बेटी के प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज मामले में 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार 9 जून को शामली के रहने वाले सुलेख चंद ने अपने बेटे शिव कुमार की गोली मारकर यह हत्या करने की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी और मृतक शिव कुमार अपनी पत्नी आकांक्षा को पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने के लिए शामली से गोचर इंटर कॉलेज रामपुर मनीहारण लेकर आया था। परीक्षा के बाद शिव कुमार पत्नी आकांक्षा को कार से लेकर वापस अपने गांव जा रहा था, जहां पर रामपुर मनीहारण कस्बे के चौक पर कार पहुंचते ही आकांक्षा के भाई और मामा ने उस पर गोली चला दी, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया। आकांक्षा का परिवार शिव कुमार के साथ उसके प्रेम विवाह से नाराज चल रहा था। अवगत कराना है कि 9 जून को थाना रामपुर मनिहारण पर एक हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें मृतक का नाम था शिव कुमार, मृतक की पत्नी का नाम था आकांक्षा। मृतक की पत्नी द्वारा बताया गया था कि यह हत्या उसके सगे भाई एवं अन्य सगे संबंधियों द्वारा की गई है। इसमें श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार तत्काल विभिन्न टीमों का गठन किया गया था। उसी क्रम में 10 जून को थाना रामपुर मनिहारण एवं स्वाट टीम की ज्वाइंट एफर्ट्स के द्वारा 2 अभियुक्त, जिसमें करमवीर सन ऑफ सरदारा जो कि जिला बागपत का निवासी है और मृतक की वाइफ का मामा है, और विमला सन ऑफ स्वर्गीय रोहताश जो कि जिला शामली की निवासी है और मृतक की पत्नी की मां है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के दौरान इसमें एक और नाम सामने आया, जिसका नाम था रवि सन ऑफ ब्रह्मपाल जो कि जिला शामली का निवासी है। 11 जून को स्वाट एवं थाना रामपुर मनिहारण की ज्वाइंट टीम द्वारा रवि सन ऑफ ब्रह्मपाल को भी गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर आला कतल तमंचे को भी बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि आज से करीब 4 महीने पहले आकांक्षा ने लव मैरिज कर ली थी, जिससे उसके परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे और वो लोग गांव में हो रही अपनी बदनामी से भी गुस्सा थे। उन्होंने कई बार आकांक्षा को समझाने का प्रयास किया, परंतु आकांक्षा नहीं मानी। इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर सुनियोजित रूप से आकांक्षा के पति की हत्या कर दी। इसमें शेष अभियुक्त को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और उसमें अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई प्रचलित है। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर बोले हैं यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का पीएम मोदी के नेतृत्व में रेल, एयर, सड़क कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक काम हुए, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। फर्रुखाबाद में सतीश महाना का बयान, महाना ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। नेहरू के रिकॉर्ड पर भी टिप्पणी की, यूपी में कानून व्यवस्था को बता दिया बेहतर। गोंडा लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है, एक व्यक्ति घायल। पहले 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई और टक्कर में घायलों को हटाते समय कार ने लोगों को रौंद दिया। दिल्ली में आग लगने की घटना के बाद मथुरा में प्रशासन अलर्ट है। सिटी मजिस्ट्रेट ने होटल्स का निरीक्षण किया, कहा सुरक्षा उपाय के नियमों में कमियां पाए जाने पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अलीगढ़ में कबाड़ के गोदाम और दूध की डेयरी में भीषण आग लग गई है। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने मुश्किल आग को कंट्रोल किया। आगजनी में बड़े नुकसान की आशंका है। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है, अस्पताल में एडमिट है। सुल्तानपुर में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी के पास से तमंचा, चोरी की बाइक बरामद।
फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 2 अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की 5 बाइक्स बरामद। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। अंबेडकर नगर में ससुर ने पीट कर की बहू की हत्या। बहू के जमीन बेचने से मना करने पर ससुर ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में एक होटल में युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला। अचेत हालत में मिला एक युवक। मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लिया जांच जारी। अलीगढ़ में आंधी तूफान से गिर गया एक मंजिला चेकपोस्ट। हादसे में सिक्योरिटी गार्ड की मौत की खबर है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया जांच जारी। बदायूं में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की बाइक से टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार की ऑन द स्पॉट मौत की खबर। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लिया है, जांच जारी। एटा में ट्रैक्टर और कार की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में कार सवार इंस्पेक्टर की दर्दनाक मौत। पुलिस महकमे में फैली है शोक की लहर। आजमगढ़ में जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर हमला कर दिया, उसकी हत्या कर दी है। पूरे क्षेत्र में डर का माहौल है। महनाजपुर में हत्या के बाद आरोपी फरार है, जांच कर रही है पुलिस। मिर्जापुर में नहर किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी। संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला। सूचना पर पहुंची है पुलिस, कर रही है जांच। खबर मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। कानपुर देहात में मोर्टार मिलने से हड़कंप है। सड़क किनारे तालाब से मिला है मोर्टार बॉम्ब। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। गजनेर थाना क्षेत्र के जसवापुर गांव के पास ये मिला है। अलीगढ़ में फिल्म स्टाइल में फाइनेंस कर्मी पर हमला। ट्रक कब्जे को लेकर चले हैं लाठी डंडे। घटना में कई लोग घायल। थाने के पास हुई वारदात से हड़कंप। अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 6 प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं। सिविल लाइन और चंडौस में की गई है बड़ी कार्रवाई। फर्रुखाबाद में एसबीआई लॉकर से 1 करोड़ की ज्वेलरी गायब मिली है। महिला की शिकायत पर बैंक मैनेजर समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर संजय सिंह का हमला। कहा जनता को बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और बुलडोजर की मिली है सौगात। लखनऊ के हजरतगंज में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पेपर लीक और सरकारी नीतियों के विरोध में नारेबाजी। मांगों को लेकर सरकार को घेरा। देवरिया में पुलिस ने किया है बाइक चोरी गिरोह का भंडाफोड़। 4 आरोपियों को और एक बाल अपचारी भी पकड़ा गया। आरोपियों से चोरी की 5 नई बाइक्स जंगल से बरामद। अयोध्या में कछुआ तस्करी का भंडाफोड़। गश्त के दौरान पुलिस ने वाहन समेत तस्कर को काबू किया। बड़े कछुआ बरामद। वन विभाग को दी गई है मामले की जानकारी। उत्तर प्रदेश में आज से बदल गया मौसम का मिजाज। कई इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश आंधी तूफान के लिए चेतावनी जारी। अधिकतम न्यूनतम तापमान में आई कमी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।